हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 3rd एंड 4th जनवरी 2021 वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज बेसिकली अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिसेंटली स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म इमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स इज इम्प्रैक्टिकल। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म इमिशन नॉर्म्स का? तो इसके तहत जितने भी भारत के थर्मल पावर प्लांट्स होंगे उनको फुलफिल करना पड़ेगा इमिशन नॉर्म्स के टारगेट को विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सजेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि इट शुड टारगेट एम्बिएंट एयर क्वालिटी अक्रॉस द कंट्री रेदर देन हैविंग सेम नॉर्म्स फॉर टीपीपीज। यानी कि सिंपली कहे तो इन्होंने यूनिफॉर्म नॉर्म्स टीपीपीज के लिए न रखने का सजेशन दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि वैसे टीपीपी जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया जो में लोकेटेड है उनको मोर अकाउंटेबल होने की जरूरत है एज कंपेयर टू द टीपीपी विच आर लोकेटेड इन द रिमोट एरिया। अब ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया है इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया था 2015 में, जिसके तहत एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड टीपीपीज के लिए रिलीज किए गए थे। और जो डेडलाइन था स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने का वो 2017 था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया था 2022 के लिए फॉर फुल कंप्लायंस। यानी कि जितने भी टीपीपीज होंगे वो 2022 आते आते जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको कंप्लाई करेंगे। Compliance with these norms required retrofitting existing TPPs with auxiliaries such as flue gas desulfurization technologies, selective catalytic reduction। यानी कि compliance के तहत क्या करना पड़ेगा TPPs को? तो बेसिकली उन्हें टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी है उसे फिट करने होंगे, या फिर अन्य जो टेक्नोलॉजी है सेलेक्टिव कैटालाइटिक रिडक्शन इन्हें फिट करने पड़ेंगे, सो दैट जो इमिशंस है उनको कम किया जा सके। अगर हम फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन टेक्निक की बात करें तो बेसिकली सेट ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड टू रिमूव SO2 फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। यानी कि जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स बर्न होते हैं, उसके कारण जो फ्लू गैसेस निकलते हैं, फ्लू गैसेस का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेरियस गैसेस जो रिलीज होते हैं, जैसे कि PM हुए, SO2 हो गए, NOx कंपाउंड हो गए, ये सब जो गैसेस है रिलीज होते हैं इनको फ्लू गैस कहते हैं। इसमें SO2 के कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन टेक्निक के मदद से जो SO2 रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में उसे रिमूव करने का प्रयास किया जाएगा, सो दैट ये एटमॉस्फेयर में मिक्स अप ना हो और इन्हें एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही रोक लिया जाए, क्योंकि SO2 इज वेरी डेंजरस ग्रीन हाउस गैस एज वेल एज इट इज bad for the health. Now MOP has suggested reviewing deadlines for installation of pollution control equipment by TPPs by prioritizing areas with high risk air quality। तो अभी इनका क्या सजेशन रहा है MOP का, क्योंकि इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की जो भी डेडलाइंस आपने दिए थे, यानी कि बाय 2022 जो TPPs के लिए गाइडलाइंस आपने दिए थे, इस डेडलाइंस को आप रिव्यू करिए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जस्ट लाइक FGD टेक्नोलॉजी या फिर सेलेक्टिव कैटालाइट रिडक्शन और अन्य टेक्नोलॉजी की ही बात कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने ये कहा है कि प्रायोरिटाइज करिए एरियाज को विद हाई रिस्क एयर क्वालिटी, यानी कि वैसे एरिया जो हाई रिस्क एयर क्वालिटी में आते हैं, यानी कि जहाँ की एयर क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है और वहां पर अगर थर्मल पावर प्लांट्स कोई है तो वहां पर हमें सबसे पहले इन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, इंप्लीमेंट करनी चाहिए, रेदर कि वहां पर जहां पर पॉल्यूशन की समस्या उतनी बड़ी अभी नहीं। अब ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों कहा गया? तो इनका जवाब था कि जो साइमल्टेनियस ऑर्डरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग होगा जितने, यानी कि जो भी पावर प्लांट्स अगर लेट से कि इस गाइडलाइंस को मैंडेटरी कर दिया जाता है तो इसके कारण जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उसके प्राइसेस तो राइज हो जाएंगे ना, तो प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इनके इक्विपमेंट्स में, तो कॉस्ट बढ़ जाएंगे इन थर्मल पावर प्लांट्स के, तो ये ठीक बात नहीं होगी। दैट्स व्हाई ये सजेशन दिए गए। साथ ही साथ अगर आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा अगर इमिशन कंट्रोल गियर इंप्लीमेंटेशन स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। सरकार आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रही है, और अगर टीपीपी
इन सब क्षेत्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट हो सकती है। That's why it is suggesting that it should be delayed by a few years. आप यहाँ पर देख लो जो न्यू इन्वायरमेंटल नॉर्म्स थर्मल पावर स्टेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जारी की थी, इसमें पार्टिकुलेट मैटर के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रखे गए थे, SO2 कंपाउंड्स, NOx कंपाउंड। तो आपको ये याद रखना है कि जो गैसेस निकलते हैं इसमें पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर है, NOx है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैसेस निकलते हैं, लेकिन कुछ मेजर गैसेस आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट डेथ ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स डिप बाय 37% रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट में जारी किया गया है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक होते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द क्लाउड, उनके कारण आपको पता है कि काफी ज्यादा जो ह्यूमंस हैं वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में यही बोला गया है कि लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण जो डेथ हो रहे थे उसमें 37% में कमी आई है। जो फाइंडिंग्स आए हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट रिजाइलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल रिपोर्ट विच इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स क्लोजली विद IMD। तो IMD के साथ ये NPO वर्क करते हैं टू गिव्स दीज फाइंडिंग्स। और ये फैक्ट आप याद रख सकते हो कि लाइटनिंग से जुड़े जो फैटेलिटीज यानी कि डेथ होते हैं, इट फॉर्म्स 33% ऑफ टोटल डेथ्स इन नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का क्या मतलब हुआ कि लेट से फ्लडिंग आ गई, लू, कोल्ड वेव, ड्राउट, इन सब के कारण जो मृत्यु होती है वो नेचुरल डिजास्टर के कैटेगरी में आती है। जैसे लाइक सुनामी आ गए या फिर साइक्लोन्स आ गए, तो इन सब के कारण जो मृत्यु होती है उसको नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में डाला जाता है। तो पर ईयर जितने भी डेथ होते हैं नेचुरल डिजास्टर से, उसका 33% शेयर लाइटनिंग के कारण होता है। और ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो मेंस के लिए कि 60% ऑफ द डेथ जो 2019-20 में हुए, इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। अब सजेशन क्या दिए जाते हैं लाइटनिंग एज वेल एज जो कैजुअलिटीज है उनको अवॉइड करने के लिए? तो बेसिकली फोरकास्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का सजेशन दिया जा रहा है कि फोरकास्टिंग सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा व्यक्ति उतने ज्यादा अलर्ट होंगे और प्रिवेंट कर सकते हैं लाइटनिंग जैसे इवेंट्स से। एज वेल एज लोकल लाइटनिंग शेफ्टिंग एक्शन प्लान तैयार किया जाए, लाइक इंस्टॉलिंग लाइट प्रोटेक्शन डिवाइसेस। लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस का मतलब हुआ कि लेट से आपने भी देखे होंगे कि जो घर के छत होते हैं बिग हाइट पे एक रोड सेट कर दिया जाता है सो दैट जो लाइटनिंग अगर स्ट्राइक हो तो फिर उस रोड में ही स्ट्राइक हो और डायरेक्ट वो ग्राउंड में अब्जॉर्ब हो जाए, जिसके कारण इम्प्लीकेशंस ह्यूमंस पे ना आए। तो इस प्रकार की जो डिवाइसेस है उसे इंप्लीमेंट करने का सजेशन भी दिया जा रहा है। द नेक्स्ट सजेशन इज कि नोटिफाई दिस फैटेलिटीज एज ए डिजास्टर, यानी कि ये जो फैटेलिटीज होते हैं इनको डिजास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि अभी तक सेंटर लाइटनिंग से हो रहे मृत्यु को नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं रखा है, जिसके कारण इन सब सिचुएशन में जो मृत्यु हो जाती है उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। तो सजेशन है कि इन फैटेलिटीज को डिजास्टर के कैटेगरीज में रखा जाए। अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो इट इज ए वेरी रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर, some of which is directed towards earth surface because earth surface is a good conductor of electricity। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स क्लाउड में बन रहे हैं, जैसे ये क्लाउड है तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर बन रहा है और नेगेटिव चार्ज लोअर में बन रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और इसके बाद लाइटनिंग शुरू होती है और उसके जो भी नियरेस्ट ग्राउंड होगा उससे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगा, चाहे वो कोई मेटल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या फिर सिंपली ग्राउंड या फिर ट्रीज हो सकते हैं, वहां पर ये स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर वहां पे ह्यूमन प्रेजेंस है तो डेफिनेटली ह्यूमन इफेक्ट होंगे ही होंगे। लाइटनिंग जनरेट कैसे होती है? लाइटनिंग जनरेट होने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, आपने भी सुना होगा कि बादल होते हैं और बादल बनने की प्रक्रिया क्या होती है कि जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं या फिर जो मॉइस्चर होते हैं कंटिन्यूअस अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं कन्वेक्शन सब्सिडेंस के माध्यम से, यानी कि जब वो कन्वेक्शन करते हैं तो फिर ऊपर जाते हैं और वो प्लस चार्ज बनाते हैं, और जो आइस क्रिस्टल जब ये डाउन होते हैं बिकॉज दे बिकम्स कूलर एंड देन दे कम्स डाउन, जिसके कारण वो नेगेटिव चार्जेस डेवलप कर लेते हैं।
तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द प्लस टू द माइनस फ्लो करते हैं, जिसके कारण लाइटनिंग जैसे इवेंट होते हैं। तो मैंने बताया कि दिस रिजल्ट्स इन टॉप लेयर ऑफ क्लाउड, जो टॉप लेयर है क्लाउड के यानी कि अपर पार्ट गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज, और जो मिडिल लेयर होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टू लेयर, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स टू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। एंड आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ये लेट्स से कि ये क्लाउड है, और आइस क्रिस्टल जो क्लाउड में होते हैं वो कंटिन्यूअस अप्स एंड डाउन्स करते रहते हैं, और इसी अप्स एंड डाउन्स में जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं। प्लस चार्ज ऊपर सेपरेट हो जाता है, माइनस चार्ज नेगेटिव नीचे सेपरेट हो जाता है, और उसी से जुड़ा अगर कोई अगल बगल में अन्य क्लाउड्स भी है तो वहां पर भी इसी प्रकार का प्रक्रिया प्रोसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस इधर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इधर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, एज वेल एज विद इन द सिस्टम भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण ये आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। तो जो भी हैबिटेशन या वेजिटेशन यहाँ पर रहेगा वो प्रभावित होंगे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लाउड फॉर्मेशन एंड लाइटनिंग के प्रोसेस में जानकारी मिली होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट जो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने एक सजेशन दिए हैं कि जो बिटकॉइन ट्रेडिंग होते हैं उन ट्रेडिंग के ऊपर 18% जीएसटी इम्पोज किए जाए। अब ये रिकमेंडेशन है, अब ये अप्रूव होगा या नहीं होगा वो तो CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड करेंगे, और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। बट इट इज सिंपली सजेशन। CEIB which comes under Ministry of Finance, इन्होंने बेसिकली कंडक्ट किया था स्टडी कि क्या क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जीएसटी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो सजेशन क्या मिला है कि बिटकॉइंस को आप इंटेंजिबल एसेट क्लास के कैटेगरी में डाल दीजिए और उस पर जीएसटी जरूर लगाइए अगर इनका ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो। अभी ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज एक कैलकुलेशन में ये भी पता चला कि अगर जीएसटी लगाई जाएगी तो गवर्नमेंट को अप्रोक्स 7,200 करोड़ एनुअली का रेवेन्यू प्राप्त होगा जब भी बिटकॉइंस की ट्रेडिंग होगी। तो इसीलिए ये सजेशन दिए गए हैं। बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट? तो इट इज एसेट विच इज नॉट फिजिकल इन नेचर सच एज ब्रांड रिकॉग्निशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट। तो नॉट फिजिकल इन नेचर जिसे आप टच नहीं कर सकते। इट इज सिंपली जैसे डांसिंग हो गया, ये क्या हुआ? इंटेंजिबल हुआ, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप फील कर सकते हो। उसी प्रकार से वो आपका जो वर्चुअल करेंसीज है जिसके माध्यम से आप शॉप्स में पे करते हो, क्या है वो? बैंकों में आपके जो पैसे रखे हुए क्या है वो नॉन फिजिकल आइटम है, इंटेंजिबल है, उसे आप टच नहीं कर सकते। उसी प्रकार से वर्चुअल करेंसीज भी होते हैं, इट इज नॉट फिजिकल इन नेचर। और पेटेंट को ही देख लीजिए, पेटेंट का क्या होता है? टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जो भी डेवलप करता है उसके बाद उनको रेवेन्यू मिलती है, इन टेक्नोलॉजी को बेचा खरीदा जाता है। तो जस्ट लाइक इंटेंजिबल एसेट आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी ही है जो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है सो दैट सिक्योरिटी और एंटी काउंटरफियरिंग मेजर जो डिफरेंट करेंसीज में होते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में ना। डिफरेंट करेंसीज में क्या होते हैं कि कॉपी हो जाता है करेंसी का। फिजिकल करेंसी में आप देखे होंगे जाली नोट, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये सब इश्यूज नहीं आते हैं, जो बोले सिक्योरिटी इंश्योर्ड। और ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट नॉर्मली इश्यूड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। यूजुअली क्या होते हैं, फिजिकल करेंसी आरबीआई या फिर कोई अन्य देश के सेंट्रल बैंक इश्यू करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी से कोई रिकॉग्निशन इन्हें नहीं मिला होता है। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे या फिर जो आरबीआई होते हैं या फिर सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं वो इन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते। यानी कि इट विल प्रॉपरली डिपेंड ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस की सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, उसके आधार से इनके प्राइस डिसाइड होंगे, ना कि गवर्नमेंट इनको मैनुअली प्लस माइनस करेगा। अप्रिसिएशन या फिर डिप्रिसिएशन करने का पावर गवर्नमेंट से दूर हो जाता है। एग्जाम्पल जो है अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो बिटकॉइन बेस्ट एग्जाम्पल, इथेरियम, रिपल, ये याद रख सकते हो क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ सकती है और इस बार भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आए हैं, तो ये आप जरूर याद रखें। कंट्रोल ऑफ ईच क्रिप्टो करेंसी वर्क्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि एक लेजर का क्या मतलब है? लेजर का मतलब है अकाउंटिंग, जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड होते रहते हैं।
तो जब भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की जाएगी तो इस लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, सो दैट जो अन्य यूजर्स है उनको भी पता रहे कि ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, कितने के हो रहे हैं, सो दैट एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेंगे। ब्लॉकचेन इज ए शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर that facilitates process of recording transaction and tracking assets in a business network। तो मैंने वही बताया कि to record the transactions and the tracking assets in a business network। और आपको ये पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में एक डिसीजन दिया था जिसके तहत आरबीआई ने जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा के रखे थे उस बैन को हटा दिया गया था, यानी कि अब जो इंडियन सिटीजन है वो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं। बट याद ये रखना है कि जो करंट स्टेटस है भारत में क्रिप्टो करेंसी का वो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज नहीं किया जा रहा है, ना ही आरबीआई उसे रेगुलेट कर रहा है, यानी कि इट सोलली डिपेंड्स ऑन द सिटीजन कि वेदर यू वांट टू ट्रेड और नॉट ट्रेड एंड इफ देयर एनी रिस्क अराइजिंग यू शुड बी द सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। इसमें आरबीआई या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपकी मदद नहीं कर सकती अगर आपके पैसे डूब जाएंगे तो। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। तो आप यहाँ देखिए कि लेट्स से कि मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने इनिशिएट किया ट्रांजेक्शन्स को। अब जो ट्रांजेक्शन मैंने इनिशिएट किया वो रिफ्लेक्ट होगा एग्जिस्टिंग कनेक्टेड कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर, यानी कि मैंने इनिशिएट किया तो जो अन्य कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वहां पर रिफ्लेक्ट होगा ये ट्रांजेक्शन, और उनमें से इन ट्रांजेक्शन की वैलिडेशन करवाई जाएगी, है ना। कि देखिए आप यहाँ द नेटवर्क ऑफ नोड्स वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड द यूजर स्टेटस यूजिंग द नोन एल्गोरिथम। तो ऑलरेडी नोन एल्गोरिथम होते हैं उसके माध्यम से वैलिडेशन किया जाता है, और उसके बाद एक बार ट्रांजेक्शन हो गई तो वेरिफिकेशन हो गया तो न्यू ब्लॉक ऐड हो जाएंगे एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में इन ए वे दैट इज परमानेंट एंड अनअल्टरेबल। उसके बाद ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से एडिशन डिलीशन होते हैं बिटकॉइंस के या क्रिप्टो करेंसी की। बात करें क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में तो इसका मतलब हमने जाना कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली से स्टोर तो किया नहीं जाता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से which is encrypted to control the creation of monetary units and to verify the transfer of money। ये आप याद रखिए कि बिटकॉइंस का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि जस्ट लाइक आपका कोई पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक इंटरनल वैल्यू, आप उस पीस ऑफ पेपर को ले जाके मार्केट में जाए और बोले कि 5 केजी टमाटर मिल जाए या फिर 5 केजी आलू मिल जाए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज दे डोंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अगर आप सिल्वर का एक कॉइन लेके जाए और उससे फिर कुछ आप ट्रांजेक्शन करने का प्रयास करें तो भले ही आपको वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बिकॉज सिल्वर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। उसको आप मार्केट में बेचिएगा तो आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। बट बिटकॉइंस डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इट इज बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है एंड इट इज नॉट रिडीमेबल फॉर अनदर कमोडिटी सच एज गोल्ड। यानी कि आप बिटकॉइन जब तक रिकॉग्नाइज नहीं है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन को रिकॉग्निशन मिल गई तो फिर उसकी वैल्यू आ गई, बट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू, जस्ट लाइक जो फिजिकल करेंसी होते हैं उसमें आरबीआई का ऑथोरिटी होता है, दैट्स व्हाई इट इज वैलिड, बट दैट करेंसी डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज वो तो पीस ऑफ पेपर है। बट एक बार अथॉरिटी मिल गई तो फिर वो ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। The cryptocurrency has no physical form and exists only in network. Its supply is not determined by the central bank, यानी कि कितने अमाउंट क्रिप्टो करेंसी के तैयार किए जाने हैं या फिर हटाने हैं वो कभी सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता है। And the network is completely decentralized, यानी कि all the person या networks या computers which are involved in the technology, they एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे के सारे इक्वली वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन को, सो दैट सिक्योरिटी बनी रहे और हाइपर इन्फ्लेशन जैसे केसेस करेंसी में ना हो कि कोई होर्डिंग कर रहा है।
और आपको ये भी पता होगा कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है बिटकॉइन की, जिसके कारण बिटकॉइन का डिमांड बढ़ता जा रहा है और इनके जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा हाई अप हो रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ड्राफ्ट इश्यू किया है ऑन द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड सर्विस सेक्टर। तीनों के लिए अलग अलग स्टैंडिंग ऑर्डर्स इश्यू किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। हम जानेंगे क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। तो इट रिफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्क में एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई अगर कंपनी है, कोई इस्टेब्लिशमेंट में, उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो हर कंपनी का अपना रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है। तो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो वर्कमेन के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हीं को हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स का नाम देते हैं। और याद रखिए कि फिलहाल इस ऑर्डर के तहत सेपरेट ड्राफ्ट रिलीज किए गए हैं सर्विस सेक्टर के लिए, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सर्विस सेक्टर के लिए सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर डिफरेंट है, माइनिंग के लिए डिफरेंट है, इनको एक साथ मर्ज नहीं किया गया है। हम बात करेंगे डिटेल में इस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आपको पता है कि ये लेबर रिफॉर्म्स का ही एक कंपोनेंट है। इसके तहत सेंटर को एम्पावर किया गया था कि वो टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं फॉर द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज कंडक्ट। और ये जो ऑर्डर्स रिलीज किए गए हैं ड्राफ्ट मॉडल के रूप में, ये किन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को कवर करेगा? तो इट विल कवर दोज एस्टेब्लिशमेंट विच आर एम्प्लॉइंग 300 और मोर वर्कर्स। पहले ये 100 थे, तो अब इसे उन कंपनीज के लिए एक्सटेंड किया गया है जो हायर वर्कर्स को हायर करते हैं। These orders covered under occupational safety, health and working condition code, यानी कि वो भी establishment कवर होंगे जो occupational safety, health and working condition code 2020 में आते हैं। क्या फीचर है इस स्टैंडिंग ऑर्डर का, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके तहत जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है, आपको पता है पेंडेमिक के दौरान वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। अब इसे फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलने वाली है, इस ड्राफ्ट में कहा गया है। By allowing a worker to work from home for such a period as may be determined by the employer। तो क्या बात कही गई है कि कोई वर्कर जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो वो उस ड्यूरेशन तक कर सकते हैं जब जिस ड्यूरेशन तक एम्प्लॉयर चाहता है। Workers have been categorized into various categories, let's say permanent category, temporary, apprentices, probationers, बर्डलिश का मतलब हुआ कि वैसे वर्कर जो टेम्पोररी पीरियड के लिए अपॉइंट हुए हैं, बिकॉज जो परमानेंट एम्प्लॉयर है, मतलब परमानेंट वर्कर है, वो एब्सेंट है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यू, दैट्स व्हाई दे हैज बीन अपॉइंटेड, और उन्हें हम बर्डलिश कहेंगे, एंड फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। दिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैज डिफाइंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्ट्स अंडर मिसकंडक्ट, यानी कि कौन कौन से एक्ट अगर वर्कर करते हैं तो वो मिसकंडक्ट के कैटेगरी में आएंगे, जिसके कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो वो है कि अगर कोई वर्कर ड्यूटी पर स्लीप कर रहा है, हैबिचुअल है लेट आने का, हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, तो उसे मिसकंडक्ट के कैटेगरी में माना जाएगा, जिसके तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होते हैं? विद रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन की बात करें तो अगर कोई वर्कर किसी भी मिसकंडक्ट को करने में गिल्टी फाइंड हुआ है, किसी भी मिसकंडक्ट का मतलब लेट से कि वो स्लीप कर रहा था ड्यूटी पर, या फिर हैबिचुअल लेट अटेंडेंस है, या फिर एब्सेंस विदाउट लीव, तो ये मिसकंडक्ट है। अगर वो गिल्टी पाया गया इस मिसकंडक्ट में 3 और मोर टाइम्स इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी कि इससे 12 मंथ में 3 से 4 टाइम्स, मतलब मिनिमम 3 टाइम्स तो होने चाहिए, उससे एबव है तब तो उस कैटेगरी में आएगा ही आएगा, हैबिचुअल ऑफेंडर के कैटेगरी में, तो इसके ऊपर एक्शन तो लिए ही जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने ट्रांस फैटी एसिड जो लेवल है फूड में, उनके लिमिट को और कम कर दिया है। अभी ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। यूपीएससी इस पर प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ चुकी है और आपको बढ़िया से प्रिपेयर करने हैं। तो रिसेंटली FSSAI इन्होंने ट्रांस फैटी एसिड के जो एक्सटेंट है, यानी कि अमाउंट है,
जो ऑयल्स और फैट्स में प्रेजेंट होंगे उनको लिमिट किया है, यानी कि अब ऑयल्स और फैट्स में जो TFA होगा वो 3% पर कैप कर दी गई है फॉर 2021, और 2022 आते आते इसे 2% किया जाएगा। और अभी जो परमिशेबल लिमिट था TFA का इन दिस ऑयल्स एंड फैट वो 5% थे, तो अब 2021 में 3%, 2022 में 2%। This is in line with WHO aim of global elimination of trans fats by 2023, यानी कि ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं हम कह सकते हैं कि WHO का जो एम है कि वो 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे, तो उसकी दिशा में एक अच्छा कदम है। The revised regulation applies to edible refined oils, वनस्पति मार्गरीन, बेकरी शॉर्टनिंग। बेकरी शॉर्टनिंग यानी बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग में भी ट्रांस फैट का इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां पर भी एक रिवाइज रेगुलेशन लागू हो गए। एंड अदर मीडियम्स ऑफ कुकिंग सच एज वेजिटेबल फैट स्प्रीड्स एंड मिक्स फैट स्प्रीड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट ट्रांस फैट। ट्रांस फैट के बारे में आप इतना जाने कि ये अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। इट इज अनसेचुरेटेड, रिमेंबर इट इज नॉट सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड फैट है which are produced from vegetable oils and it is commonly used in preparation of margarine and commercially bagged or fried food। यानी कि जो फ्राइड फूड है, चाउमीन हो गया या फिर समोसे हो गए, ये सब फ्राइड फ्रूट्स हैं, या फिर जो चिप्स हो गए या फिर बिस्किट्स हो गए, इन सब में ट्रांस फैट एसिड्स का इस्तेमाल किए जाते हैं टेस्ट देने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। और अगर हम ट्रांस फैट की बात करें तो इट इज ऑफ टू फॉर्म्स, वन इज नेचुरली ऑकरिंग और दूसरा इट इज मेड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट विच आर मेड फैट्स प्रोड्यूस्ड थ्रू ए केमिकल प्रोसेस एंड दैट केमिकल प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, ये याद रखिए। नेचुरली ऑकरिंग ट्रांस फैट की बात करें तो बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स में ये मिल जाते हैं, मिल्क, मीट, इन सब में ट्रांस फैट्स मिलते हैं। क्या दिक्कतें आती है अगर कोई व्यक्ति ट्रांस फैट को कंज्यूम करता है? तो इसके कारण हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डेथ की जो पोटेंशियलिटी है वो भी बढ़ जाती है। एज पर द WHO approximately 5.4 लाख डेथ टेक प्लेस ईच ईयर ग्लोबली बिकॉज ऑफ TFA इंटेक, यानी कि वैश्विक लेवल पर हर साल 5.4 लाख डेथ अकर होते हैं और इसका कारण TFA इंटेक है। तो ये डाटा आप मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट रिमेंबर इट। Let's move to the shorter news, friends. It is about India looks at lithium reserves in Argentina, Chile and Bolivia. सबसे पहले आप इन तीनों के लोकेशन को मैप में आइडेंटिफाई करिए, इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी आइडेंटिफाई करिए और आप हमें बताइए कि साउथ अमेरिका में ये जो आपका बोलिविया है ये कौन से बॉर्डरिंग नेशन के साथ शेयर करता है, और ये भी आप बताइए कि साउथ अमेरिका में लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन से। तो लेट्स मूव टू द न्यूज। तो इंडिया ने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है अर्जेंटीना के साथ सो दैट वो लिथियम को प्रोस्पेक्ट करे, यानी कि एक्वायर करे, बिकॉज अर्जेंटीना की बात करें तो वो थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम है, और लिथियम आयन के लिथियम बैटरीज की तो डिमांड आप बखूबी जानते ही होंगे। इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ये लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने का ऑप्शन भारत, चिली और बोलिविया में भी देख रहा है, टू अदर टॉप लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो अर्जेंटीना तो है ही है, चिली और बोलिविया भी है, जो कि साउथ अमेरिकन नेशन है, तीनों के तीनों। लिथियम की ही अगर हम बात करें तो इट इज ए सिल्वर व्हाइट अल्कली मेटल एंड इट इज क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी। तो ये आपके ई रिक्शाज हो गए या फिर जो मोबाइल बैटरीज हो गए, इनमें इस्तेमाल होता है। और आपको अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको लिथियम आयन बैटरी चाहिए ही चाहिए, और भारत दैट्स व्हाई कि लिथियम रिजर्व्स को एक प्रकार से एक्सप्लोर करने का प्रयास इन देशों में कर रहा है। लैपटॉप में भी आप देख सकते हो यूज होता है आपका, हर डिवाइसेस में मेनली जो भी बैटरीज ऑपरेट होते हैं वो लिथियम आयन ही होते हैं जनरली। Currently, India heavily dependent on import of lithium shells because India doesn't have much reserves, और चाइना के ऊपर भी डिपेंड है। हांगकांग एंड वियतनाम आर द टॉप 3 नेशन एक्सपोर्टिंग बैटरीज टू इंडिया। तो चाइना, हांगकांग, वियतनाम 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है जो भारत को लिथियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वाई चाइनीज मोबाइल फोन्स आर चीप, बिकॉज उनको आसानी से लिथियम बैटरी मिल जाते हैं, दैट्स वाई वो बिग बूस्टर बैटरी लेके आते हैं हर मोबाइल फोन में। The next news is about dredging projects at major port trust. क्या है ये न्यूज?
Due to high capital expenditure, government has floated PPP mode for dredging projects at major port। यानी कि जो भी भारत के मेजर पोर्ट्स हैं उनको एक प्रकार से रेनोवेट करने में काफी ज्यादा कॉस्ट आ रहा है। और because of this high capital expenditure यानी कि expenditure which are being done to generate a capital में आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो बिकॉज कॉस्ट आर बिकमिंग सो है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट पीपीपी मोड पे पोर्ट ट्रस्ट को रेनोवेट करने का काम करेगी। पीपीपी मोड का मतलब हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो आप कॉस्ट शेयर करिए। क्या है ये ड्रेजिंग की? तो ड्रेजिंग की ही अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स और डेब्रिस पोर्ट में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसका बिकॉज ऑफ द वाटर्स कमिंग फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स एंड अदर वाटर बॉडी, तो इनको एक प्रकार से रिमूव करना। और क्यों रिमूव करना? क्योंकि अगर इन्हें रिमूव नहीं किया जाएगा तो जो शिप्स की एंट्री और एग्जिट होगी वो अफेक्ट हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इन्होंने इम्फेसाइज किया है कि हमें डेप्थ को बढ़ाने की जरूरत है बाय 2 से 3 मीटर टू 17 मीटर, सो दैट हायर कैपेसिटी कंटेनर वेसल्स को हैंडल किया जा सके। ये आप लॉ ऑफ फ्लोटिंग के नियम तो जानते ही होंगे कि जितना ज्यादा डीपर वाटर बॉडी होगा उस बड़े बड़े शिप्स इजीली लोडेड हो सकते हैं इस रेंज में और वो डूबने से बच सकते हैं। लेकिन अगर शैलो वाटर बॉडी है तो वहां पर बिग शिप्स फ्लो नहीं कर सकते बिकॉज वो डूब जाएंगे। दैट्स व्हाई इसे डीपनिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण भी है कि वाई जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है वो काफी ज्यादा पोर्ट डोमिनेटेड रीजन है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिल्टेशन नहीं देखने मिलता, मेजर रिवर तो यहाँ पर है ही नहीं। इट विल हेल्प इन रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि बड़े बड़े हैवी प्रोडक्ट्स, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जब इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा शिप के माध्यम से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होंगे, बिकॉज कार्गो मूवमेंट विल बी शिफ्टेड टू कैप सी, लार्जेस्ट वेसल से आने जाने हो जाएंगे अगर ये रेनोवेशन का काम सफल हो जाता है तब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है, अब ये इमरजेंसी यूज के लिए रेडी है। जो वैक्सीन अप्रूव हुए हैं ये आप भी जानते हो, वन इज कोविशील्ड विच हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। इसी पैटर्न पे आधारित है, इन्हीं के साथ एग्रीमेंट हुआ था वैक्सीन डेवलप करने का। द नेक्स्ट इज कोवैक्सीन, इसे डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर। वैक्सीन का अप्रूवल कौन देता है? तो वैक्सीन का अप्रूवल सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड्स कमिटी होते हैं, एक बॉडी मेंबर्स होते हैं, यही अप्रूवल करते हैं आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। अगर हम CDSCO की बात करें यानी कि इस कमिटी की बात करें तो ये रेगुलेटरी बॉडी है जो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करता है और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द ड्रग्स, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इसी से जुड़ा हमारा न्यूज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये अप्रोक्स 25 से 30 टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करेंगे। करंटली मोर देन 150 टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है फॉर कमर्शियल एडेप्टेशन। वेरियस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुए हैं वो है आपका निशार ग्रुना which is a biogas plant based on biodegradable waste resource technology। जो अन्य टेक्नोलॉजी दी गई वो है भाभा कवच टेक्नोलॉजी विच इज नथिंग बट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की टेक्नोलॉजी। एम्बिएंट प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेबल मील फॉर नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर टारगेट टेक्नोलॉजी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये याद रख सकते हैं कि भाभा कवच टेक्नोलॉजी इज बेसिकली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की टेक्नोलॉजी है। एंड निशान ग्रुना ये टेक्नोलॉजी याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दीपोर व्हील। क्या है ये दीपोर व्हील, इसको हम जानेंगे। तो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग एट दीपोर व्हील, यानी कि दीपोर व्हील के अराउंड आप कम्युनिटी फिशिंग नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश है टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द श्रिंकिंग वेटलैंड। तो बात करते हैं इस दीपोर व्हील की। तो इट इज ए फ्रेश वाटर लेक, याद रखना है फ्रेश वाटर लेक, and it is considered as one of the large and important riverine wetlands
इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ द लोअर असम, यानी कि असम में ये वेटलैंड है और लोअर वैली ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये आप याद रख सकते हो, ये दीपरपुर। और असम का ओनली रामसर साइट है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। असम का ओनली रामसर साइट है एंड इज आल्सो सेलेक्टेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया साइट का मतलब ये हुआ कि इन साइट में काफी इंपॉर्टेंट बर्ड्स माइग्रेट होकर आते हैं, रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और फौना की बात करें तो साइबेरियन क्रेन, यानी कि ये जो माइग्रेटिंग बर्ड ये आते हैं विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, लेसर एडजेसेंट स्टॉक एशियन एलिफेंट, ये याद रखना है। तो ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। द नेक्स्ट आर्टिकल है और जुको वैली। तो रिसेंटली मैसिव फॉरेस्ट फायर देखने को मिले जुको वैली रीजन में। क्या लोकेशन है जुको वैली का? जुको वैली को हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है आप हमें बताइए, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इट रेंजेस बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर के बीच ये आपका जुको वैली है। और पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नॉन फॉर इट्स लिलीज एंड बायोडाइवर्सिटी। और ये याद रखना है कि जुको वैली जो होम टू ब्लिफ ट्रैगोपॉन, नागालैंड का स्टेट बर्ड भी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।